आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर है ये हमारा और सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का काल के लेक्चर में शायद थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, ठीक है। मैंने भी रिपीट करके सुना था तो तब मुझे वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा मुझे। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। मैं अभी आपको जो ईयर प्लग से पढ़ा रहा हूँ, मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है। 2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा, तब मैं माइक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब कोई इशू नहीं होगा। और मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा चेक किया, आज भी आवाज़ का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर हो जाता है किसी वजह से तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आप देख ही सकते हो मैंने ये जो स्ट्रक्चर है इसोफेगस ट्रैकिया का लेकर आया हूँ। माउथ का ये थोड़ा सा समझाना है। हिस्टोलॉजी का जो एनसीईआरटी पे है ये थोड़ा सा समझाना है। स्टोमक है, स्टोमक का पोजीशन है, और ये हमारा जो है सुपर नोट्स है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा दिया था। कितने सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं? 6 सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। और पेयर्स में जब पूछेंगे तो बोलेंगे 3 पेयर्स, ठीक है, समझ गए। पेयर्स में जब होंगे तो 3 पेयर्स होंगे, और जब प्लेन नंबर पूछेंगे तो 6 बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब जो होता है सलाइवरी ग्लैंड से क्या आता है? सलाइवा आता है। सलाइवा में क्या क्या रहता है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। सलाइवा में आखिर में होता क्या है, ये किस लिए ऐसा है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसमें तो पहले रहता है वाटर। कितना वाटर रहता है? 99.5%। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ ये याद रखना कि मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा सैल्यूट रहता है। कितना? 0.5%। अगर ये 99.5% हुआ तो ये तो 0.5% ही होगा, आसान बात है। उसके साथ रहता है टाइलिन। टाइलिन को क्या कहते हैं? सैलिवरी एमाइलेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये शायद नीट 2021 में आ भी चुका है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में भी शायद आया है। और टाइलिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो बता दी, याद रखना सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है? क्लोरीन Cl- एसेंशियल है। अगर Cl- नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्लोरीन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सलाइवरी एमाइलेज के लिए। उससे हम क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं, ठीक है। चलो, ये देखो जो स्टार्च है इसके नीचे में 30% लिखा है। मैंने क्यों लिखा है बाद में बताता हूँ। टाइलिन जो स्टार्च जो है वो टाइलिन की मदद से, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज के मदद से मॉल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या है? जो हमारा पास जो स्टार्च है वो स्टार्च टाइलिन के मदद से सलाइवरी एमाइलेज में वो कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। चलो, अब आ जाते हैं ये जो 30% मैंने लिखा है, ये 30% मैंने क्यों लिखा है। ये जो 30% है ये माउथ के लिए है, यानी कि जो हम जो स्टार्च खाते हैं, आप जो पोटैटो खा रहे हो तो वो भी स्टार्च है, जो राइस खा रहे हो वो भी स्टार्च है, या अगर कोई स्वीट्स खा रहे हो तो वो भी स्टार्च है। सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। तो वो जो स्टार्च है 30% जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, ठीक है। स्टार्च जब आप प्रोटीन कोई खाते हो तो प्रोटीन हमारा स्टोमक से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन आप कोई अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर जैसी चीज़ अगर आप खाते हो तो हमारा जो है मुंह से ही, यानी कि माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और किससे होता है? टाइलिन यानी कि सलाइवरी एमाइलेज से। और वो परसेंटेज कितना है? अगर 100 ग्राम स्टार्च आप खा रहे हो तो 30 ग्राम स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, माउथ में ही हो जाएगा, और 70% स्टार्च आगे जाकर स्टोमक में डाइजेस्ट होगा, समझ गए। इसलिए 30% यहाँ पर लिखा है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, जो स्टार्च है ना, स्टार्च है पॉलीसेकेराइड एक। ये जो स्टार्च है, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो स्टार्च है ये स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। और ये जो हमारा जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है? माल्टोज है डाइसेकेराइड, ठीक है। याद रहेगा, स्टार्च है हमारा पॉलीसेकेराइड और माल्टोज है डाइसेकेराइड। सिर्फ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखना ये होता है। उसके साथ रहता है लाइसोजाइम। ये तो आपको बचपन से ही पता है कि हमारा जो सलाइवा है, सलाइवा में लाइसोजाइम रहता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर आपका कोई इंजरी हो गया तो आप वहाँ पर अपना सलाइवा भी लगा सकते हो, ठीक है। वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वो काम करता है।
तो लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, उसके साथ आयंस रहता है। आयंस में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा। कौन सा सोडियम आएगा, क्लोरीन आएगा, पोटासियम आएगा, बाइकार्बोनेट आयन भी आएगा। ये लिखा नहीं है, यानी कि HCO3 माइनस। रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लिखा क्यों नहीं जाता मुझे पता नहीं यार। HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट्स भी आएगा, ठीक है। उसके साथ रहता है म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस है एक सॉल्यूशन, ठीक है। किसका सॉल्यूशन, H2O का, यानी कि वाटर का, और उसके साथ म्यूसिन का। म्यूसिन नामक एक प्रोटीन होता है उसका। और ये किस तरह के प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो म्यूकस आ गया, म्यूकस है एक मिक्सचर है किसका, वाटर का और म्यूसिन का, ठीक है। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये याद रखना। तो बता दिया। चलो अब आ जाता है बकल कैविटी के बारे में, ठीक है। बकल कैविटी के बारे में यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट्स लिखा है। 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा कुछ एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या किया है ना कि जो चैप्टर है, चैप्टर में सारा कुछ एक साथ मिक्स करके लिखा है, लेकिन अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सारा जो चीज़ है वो अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड करके लिखा है, ठीक है। मैं इस तरह से ही आपको पढ़ाऊँगा और शायद और 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। इसको ख़त्म करने में और 2 लेक्चर आएंगे, 2 या 3 भी आ सकता है, लेकिन 3 में मैक्सिमम 3 ही लगेगा, ख़त्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। जो हमारा जो मास्टिकेशन है, पहले आता है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन क्या है, विथ द हेल्प ऑफ टीथ। अगर आप कोई खाना खाते हो तो आपका जो दांत, जो टीथ है, वो उसको चियरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, उसे तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फिर आपको वो है एक जो है सलाइवा के साथ मिक्स करके फिर आप उसे डीग्लूटिनेट करते हो। डीग्लूटिनेट करने का मतलब क्या, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, टीथ उसमें हेल्प करता है, उसको कहते हैं मास्टिकेशन, ठीक है। पूरा प्रोसेस को, जो हमारे जो सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है फूड को जो आप काट रहे हो अपने टीथ से, पूरा प्रोसेस, टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं मास्टिकेशन। जो टीथ है वो ब्रेक करता है एंड ग्राइंड करता है फूड को, और जो टांग है वो मिक्स करता है ब्रोकन फूड को किसके साथ, सलाइवा के साथ। टीथ जो है उससे फूड को ग्राइंड करता है, ब्रेक करता है, और सलाइवा के साथ मिक्स कौन करता है, वो है हमारा टांग, और सलाइवा के साथ उस फूड को मिक्स कर देता है। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, सलाइवा में। मैंने तो यही देखो बताया था, म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में। और क्या होता है, और वो क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो है एडहेयर करने की भी फूड पार्टिकल्स को हेल्प करता है टू फॉर्म द बोलस। अब देखो ये क्या होता है, एडहेयर क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है। देखो अगर आप कोई खाना को अगर डीग्लूटिनेट करते हो, यानी कि आप निगलते हो, तो क्या होता है, अगर सिर्फ वो जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा मिक्स करने के वो एक मॉइस्चर भी फूड हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो जाता है, और वो एक चिपचिपा कोई चीज़ की तरह होता है जिसको आप आसानी से निगल सकते हो, ठीक है। वो अटक नहीं जाएगा। और लुब्रिक एडहेयर करने का मतलब क्या है, एडहेयर करने का मतलब है जो फूड पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर एक फूड पार्टिकल्स नीचे जा रहा है तो दूसरा को भी वो खींच के ले जाएगा उसके साथ। तो अगर दूसरा जा रहा है तो तीसरा को भी खुद के साथ खींच के ले जाएगा। ऐसे करके सारा फूड जो आप मुंह में लिए हो सारा कुछ एक साथ डीग्लूटिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खाते हो तो अब आप नोटिस करना, एक साथ ही आप निगलते हो, ठीक है, फूड को। अब ये नोटिस करना अगर खाते हो खाना, ठीक है। खाना तो खाते ही होगे, मैंने मतलब जब खाओगे यार की सॉरी। और जो है हमारा जो फ्लूइड जो होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, उस चीज़ को हम बोलस बोलते हैं, ठीक है, बोलस। सिर्फ ये याद रखना, मुंह में जब खाना होता है यानी कि माउथ में, तो उस खाना को सलाइवा के साथ मिक्स हो जाने के बाद उसे हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। जब उसे हम निगल लेते हो तब उसका जो नाम है स्टोमक में जाकर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, स्टोमक में जाकर चेंज हो जाएगा। बोलस बोलेगा जो माउथ में जो फूड है सलाइवा के साथ मिक्स होकर रहता है उसको समझोगे, ठीक है। जो बोलस है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड होता है, सेमी सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड होगा, ठीक है। ये देखो बकल कैविटी, बकल कैविटी के बारे में चलो कुछ बताते हैं मैं आपको। बकल कैविटी की देखो, मैंने बकल कैविटी के बारे में कल भी मैंने थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बोला था, लेकिन पिक्चर मेरे पास कुछ नहीं था कल। मैंने आज पिक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेशली बकल कैविटी को एक टॉपिक बनाया, तो इसीलिए। ये देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन ही बकल कैविटी के अंदर आता है, ठीक है। ये जो पूरा जो खाली पोर्शन है ना मुंह के अंदर, ये है बकल कैविटी के अंदर आता है। ये देखो आप यहाँ से डिवाइड कर लो,
ये देखो टीथ को अब यहाँ से डिवाइड कर लो। मैंने कल टीथ आपको पढ़ा दिया है, ऐसे डिवाइड कर लो। 8 टीथ होंगे यहाँ पर, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, ये तो आपको पता है। ये देखो ये भी हटाते हैं, रुक जाओ। ये जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन को कहते हैं हम क्या यार, इस पोर्शन को हम कहते हैं यूभुल्ला। क्या कहते हैं? यूभुल्ला। यूभुल्ला, इस पोर्शन को हम कहते हैं यूभुल्ला। इसका काम क्या है? हमारा जो नासाल चेम्बर है ना, फूड वहाँ पर जाने से फूड को प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस का काम क्या है? एपिग्लोटिस ट्रैकिया में फूड का एंट्री को प्रिवेंट करता है, और यूभुल्ला का काम है नासाल चेम्बर में फूड का एंट्री को प्रिवेंट करना। ठीक है, समझ गए? एपिग्लोटिस ट्रैकिया में जाने से रोकता है, यूभुल्ला नासाल चेम्बर में जाने से रोकता है फूड को। याद हो गया? चलो टीथ को एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो ये जो पोर्शन है ये हमारा, लाइन को थोड़ा सा सीधा खींचते। चलो और रुक जाओ, और एक बात देखो, ये देखो फ्रेनुलम आपको नजर आ रहा है शायद, ये देखो फ्रेनुलम, फ्रेनुलम नजर आ रहा है। लिगामेंटस फोल्ड था जो टांग को माउथ के जो बकल कैविटी के लोअर फ्लोर से अटैच करके रखता है, ताकि जो टांग है आपका वो निकल के चला ना है मुंह से। याद है आपको? ये देखो फ्रेनुलम है, ये जो है इसे फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, लिगामेंटस फोल्ड होता है ये फ्रेनुलम के वजह से ही जो आपका टांग है वो सही जगह पर रहता है। ठीक है, इधर उधर नहीं चला जाता। ये तो यूवुल्ला मैंने बता दिया। बकल कैविटी, ये देखो ये जो पीछे सामने का ये जो पोर्शन है ये हार्ड पैलेट है, मैक्सिला बोन से बना है। पीछे जब आप जितना पीछे चला जाओगे वो सॉफ्ट पैलेट होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो गाम्स है। ये देखो ये गाम्स यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। अब ये गाम्स है हमारा। बोनी सॉकेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था वो कैसे होता है। ये देखो सॉकेट के अंदर थोड़ा सा ये देख लो घुसा हुआ है टीथ अंदर, अगर आप सही से अगर नोटिस करोगे तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ये अंदर थोड़ा सा घुसा है, ये देखो देख सकते हो आप, शायद नोटिस कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये लाया है। मैंने ये जो पिक्चर है क्लियर समझोगे आप इससे। अब आ जाते हैं इसको डिवाइड करते। चलो आप डिवाइड करते हैं इसे। ये देखो डिवाइड हो गया। कितना टीथ आपको यहाँ पर नजर आया? रुक जाओ, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना पिक्चर को, ताकि और क्लियर से समझ आए। ये देखो, चलो अब समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो? यहाँ से डिवाइड होगा। कहाँ से होगा? यहाँ से। समझ गए? चलो आगे। ये देखो पहला क्या है, इसको हटा देते हैं। चलो पहला ये क्या है? ये और ये पहला 2 है इंसिजर। तीसरा ये क्या है? ये है कैनाइन। समझ गए? इंसिजर कैनाइन। 1 2, ये दोनों क्या है? ये दो है, ये 2 है इंसिजर कैनाइन। प्रीमोलर, पीएम लिख रहा हूँ, प्रीमोलर। और इसके बाद 1 ये 2 और ये 3, ये जो 3 है ये क्या है? ये 3 है मोलर। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर। आप समझ गए कौन सा क्या है, कैसे कैसे हम इसे जो है इसे हम कैसे समझते हैं कौन सा क्या है? पहले मिडिल से देखेंगे, मैंने यहाँ से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इधर से इधर नहीं आएंगे। हर वक्त ये मिडिल पोर्शन से यहाँ जाएंगे, इस साइड से यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यही से देखना 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 है। ठीक है, ऐसे देखना होता है। समझ गए कैसे देखना होता है? पता चल गया। चलो अब यहाँ से यहाँ पर और कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रीमोलर है, इंसिजर, कैनाइन जो सारे होते हैं, यही चीज़ दिखाने के लिए। बकल कैविटी क्या है, यूवुल्ला क्या है, फ्रेनुलम क्या होता है, ये सारा कुछ दिखाने के लिए मैं ये पिक्चर लाया था। ठीक है, चलो अब हमारे नोट्स पे वापस चलते हैं, नोट्स देखते हैं। चलो डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन का मतलब है खाने को निगलना। अब जब कोई बोलस हो जाए, यानी कि जब सलाइवा के साथ फूड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो उससे आप निगलते हो, उससे हम डीग्लूटिनेट करना कहते हैं। ठीक है, यानी कि डीग्लूटिनेशन प्रोसेस को कहते हैं डीग्लूटिनेशन, और काम को करने को बोलते हैं डीग्लूटिनेट करना। ठीक है, एक्ट ऑफ सॉलोइंग फूड, यानी कि फूड को निगलने के प्रोसेस को डीग्लूटिनेशन हम कहते हैं। पाथवे कहता है पहले बोलस आता है, यानी कि फूड पार्टिकल्स टीथ उसमें ग्राइंड करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर
टांग उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके एक डो के तरह बनाता है, उसे हम कहते हैं बोलस। बोलस उससे बकल कैविटी में ही है, बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फिर एसोफेगस और फिर स्टोमक। समझ गए? फेरिंग्स से जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा। अब यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास पिक्चर है, ये देखो, ये एसोफेगस है, ये मेरे पास जो है ना, ये देखो, ये जो चीज़ है ये एसोफेगस है। एसोफेगस से क्या है, एसोफेगस से ये देखो, ये स्टोमक में आया, स्टोमक, स्टोमक से फिर ड्यूडेनम, ये तो छोड़ दो, ड्यूडेनम के बारे में छोड़ दो। ये देखो, पहले एसोफेगस, फेरिंग्स लैरिंग्स तो ऊपर है, उसके बाद ये एसोफेगस यहाँ पर आया, फिर स्टोमक में आया। एसोफेगस के बाद स्टोमक रहता है, क्योंकि एसोफेगस एंड होता है स्टोमक में, और स्टोमक कहाँ पर एंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। इजी बात है, ये देखो सी सेप है, सी सेप है ना, सी सेप, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, सी सेप ड्यूडेनम। चलो अब यहाँ पर आते हैं, समझ गए ये पाथवे तो समझ गए। फेरिंग्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, एपिग्लोटिस, कौन सा क्या है क्या नहीं है। फेरिंग्स जो है, मैंने वो ब्रीदिंग एंड क्या था, ब्रीदिंग एंड, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, ब्रीदिंग ही शायद था ना चैप्टर का नाम। ये क्या था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो सेकंड चैप्टर था मुझे लगता है, शायद ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड, हाँ सेकंड चैप्टर था, इसका बाद का ही चैप्टर है। हाँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद आ गया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में, ट्रैकिया या एपिग्लोटिस के बारे में मैं बताया था पहली क्लास में भी, यानी कि जो लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया था, और आज फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस बार जो है सारा कुछ मैंने लेकर आया हूँ आज आपके लिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे, यानी कि जब आप पढ़ोगे जो फेरिंग्स के बारे में, तो एनसीईआरटी पे एक चीज़ लिखा हुआ है फेरिंग्स के बारे में। क्या चीज़ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हो कि ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ये कॉमन पैसेज के तौर पर ये काम करता है। और जो है, जो ट्रैकिया होता है वो एयर पाइप होते हैं, एसोफेगस फूड पाइप होते हैं, और एपिग्लोटिस जो होते हैं, एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को, किसमें, ट्रैकिया में। याद है ना, मैंने बताया था। चलो अब जो है फेरिंग्स और ट्रैकिया को देखते हैं कि ये रहते कैसे है। ये हम जो कहते हैं इतना जो ट्रैकिया एसोफेगस करते हैं, ये रहता क्या है। ये देखो, देख रहे हैं इसको, इसका जो होल है ये बड़ा है, इसका होल जो है ये छोटा है थोड़ा सा। आपको ये थोड़ा सा लेयर देख रहा है, जैसे कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर आपको दिखते होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर आपको दिखाई देंगे। तो इन लेयर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेयर के बारे में जब पढ़ेंगे उस चीज़ को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये है क्या है हमारे पास, ये है एसोफेगस, ये एसोफेगस है, और ये क्या है, ये हमारे पास ट्रैकिया है। इसका ट्रैकिया का होल देख सकते हो बड़ा है, एसोफेगस का जो होल है ऊपर का छोटा है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लैप रहता है, रुक जाओ, नहीं ये सारा रहना चाहिए था, आ जाएगा चलो आगे। थोड़ा सा हम पेन के कलर को चेंज येलो कर लेते हैं, चलो येलो से दिखाई देगा। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, इसका काम है जब आप खाना को खाओगे, यानी कि फूड को जब आप खाओगे, तो फूड को ये यहाँ पर जाने से रोकता है, यानी कि जो फ्लैप है, फ्लैप यहाँ पर आ जाएगा और इसका जो होल है ये बंद कर देगा, ठीक है। ताकि क्या है, जो खाना है वो ट्रैकिया के अंदर ना जा सके। अगर ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा तो वो तो लंग्स तक पहुँच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो काफिंग होगी। और ये एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, ठीक है, ये यहाँ पर रहता है। ये देखो, ये एक साथ जुड़ा रहता है, ऐसे जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ही ये एक साथ हमेशा जुड़ा रहता है, पास रहता है। एक पास ट्रैकिया होता है और एक पास एसोफेगस होता है। एसोफेगस जो होता है, ये एसोफेगस जो है ये है फूड पाइप, और ये जो है ये है एयर पाइप। ये लंग्स तक है और ये स्टोमक तक जाता है, ठीक है। एयर पाइप होता है, ये फूड पाइप होता है। एसोफेगस जो है वो स्टोमक तक जाता है, और जो ट्रैकिया होते हैं वो लंग्स तक जाता है, ठीक है। समझ गए, याद हो गया,
चलो देख लेते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसोफेगस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जानना ही पड़ेगा, ज़रूरी है क्या, जानना ही पड़ेगा एसोफेगस के बारे में। ये जो है कोई भी तरह के एंजाइम जो है ये सीक्रेट नहीं करता, कोई भी तरह के एंजाइम ये सीक्रेट नहीं करता, यहाँ से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। अच्छे से याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। कोई भी एंजाइम यहाँ से सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट होता है तो सिर्फ ओनली म्यूकस, जो फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है और फूड पार्टिकल्स को एडहेर करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो समझ गए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक टर्म है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इतना सारा कुछ बता दिया वर्ड। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक सीक्वेंस में, अगर कभी कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होगा तो रिलैक्स। कोऑर्डिनेटेड वे यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में काम होता है। प्रोग्रेसिव यानी कि जो फूड पार्टिकल्स हो आगे बढ़ता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो आगे मूव करता है, इसीलिए प्रोग्रेसिव। और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है ये। यानी कि सिस्टमेटिक वे में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फूड का एक जगह से दूसरी जगह पे आगे मूव करना को जो प्रोसेस होता है उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस किसे कहते हैं, सिस्टेमेटिक वे में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फूड पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह आगे के तरफ मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। समझ गए। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है मूवमेंट में एसोफेगस के। एसोफेगस में जब फूड पार्टिकल्स होते हैं तो फूड पार्टिकल्स को आगे बढ़ने में ये, यानी कि स्टोमक की तरफ जाने में ये मदद करते हैं। स्टोमक में भी पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। स्टोमक में भी पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है। उसके बाद ये स्टोमक में एंटर करता है। फूड पार्टिकल्स जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा जब एसोफेगस एंड हो जाएगा और स्टोमक चालू स्टार्ट हो जाएगा, स्टोमक का पार्ट स्टोमक में एंटर कर जाएगा। एसोफेगस जो है, एसोफेगस कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है और ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी भी है। ये देखो, मान लो ये एक एसोफेगस आ रहा है, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक एसोफेगस ये आ रहा है, ये यार एसोफेगस आ गया। मेरे ड्राइंग पर कोई हंसना मत, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं हंसेगा मेरे ड्राइंग पे। पता चल रहा है ना कौन सा क्या है। स्टोमक थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्टोमक बोल रहा है कि मुझे ऐसा क्यों कर दिया यार, ये क्या हो रहा है यार। चलो थोड़ा सा सही, ठीक है। जो भी है छोड़ दो, चलो। ये यहाँ से इसे थोड़ा सा साफ कर देंगे, क्यों करेंगे बताता हूँ अभी, ठीक है। चलो ये क्या है क्या नहीं, पहले तो बताता हूँ ये क्या है। ये एसोफेगस है, ठीक है, ये एसोफेगस है, ये स्टोमक है, एसोफेगस है, स्टोमक है, पता चल रहा है। ये क्या है, पता नहीं है तो पता लगा लो, ये डायफ्राम है, ठीक है। एक चीज़ तो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट डायफ्राम के सबसे नज़दीक है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ना, नज़र आ रहा है। ये पार्ट डायफ्राम के सबसे पास है, क्वेश्चन आता है इसीलिए कह रहा हूँ। अब ये पार्ट कौन सा है ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, जब मैं स्टोमक पढ़ूंगा तब बताऊंगा। एसोफेगस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से ऊपर की तरफ एक चला जाता है, यहाँ से ये जो है इसे हम कट कर सकते हैं ऐसे, मैंने इमेजिनरी लाइन है ये। इसके ऊपर को ये हम कहते हैं नेक, ठीक है, इसके ऊपर को कहते हैं हम नेक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है थोरेक्स, उसके बाद आता है थोरेक्स, और ये आता है स्टोमक।
यानी कि, और ये डायफ्राम, यानी कि जो है हमारे पास जो एसोफेगस है वो कितने है, वो 3 पार्ट है उसके। एक पार्ट है जो नेक है, शायद स्पेलिंग गलत है लेकिन आप समझ लेना। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट थोरेक्स है, मैंने तो दिखा दिया कौन सा पार्ट थोरेक्स है। तीसरा क्या है, तीसरा है डायफ्राम, जो पार्ट डायफ्राम को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तीसरा है डायफ्राम, जो पार्ट हमारे डायफ्राम को क्रॉस कर रहा है। समझ गए? चलो हो गया स्टोमक में। उसके बाद वो एंट्री करता है। ये जो है ये पार्ट को हम कहते हैं फंडिक। ठीक है, बता दे रहा हूँ, बाद में भी मैं बताऊंगा। पार्ट को फंडिक कहते हैं और स्टोमक का जो फंडिक पार्ट है वो डायफ्राम के सबसे नज़दीक रहता है। ठीक है, याद रखना। आप जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्टोमक, सॉरी स्टोमक। चलो थोड़ा सा मज़ा करने की भी आदत है ना क्या करें, आदत से मजबूर। चलो स्टोमक स्टार्ट करते हैं। स्टोमक का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, फंडिक है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है, पाइलोरस भी कहते हैं। ठीक है, टोटल 4 पार्ट, फंडिक है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। कौन सा क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको ड्राइंग करके दिखाना चाहता हूँ कुछ। यह हमारा प्यारा सा स्टोमक है और इसमें जो है हमारा ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा सी से होता है। चलो ठीक है, ऐसे जॉइंट हो गया, ऐसे जॉइंट हो गया। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। ठीक है, ये हमारा स्टोमक हो गया। कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं। चलो ग्रीन से रेड अच्छा होता ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप ऐसे एक है जो ना इमेजिनरी लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझने में आसानी होगी इसीलिए बता रहा हूँ। चलो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये एक पोर्शन है। ठीक है, कलर चूज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है इतना सा एक पोर्शन है, लगभग इतना सा। ठीक है, इतना सा एक पोर्शन है। मैं ऐसे ही इमेजिनरी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा कोई भाग नहीं होता कि यहाँ से इतना तक यह है, ये इतना है, ऐसा कोई बात नहीं होता। ठीक है, याद रखना, ये मैं आपको समझने के लिए सब बता रहा हूँ। ठीक है, और लगभग इतना जो है, इतना पार्ट जो है ये एक पार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, याद रखना। स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से समझ रहा हूँ कि आपको आसानी हो समझने में। रेड ले लेता हूँ और लगभग इतना। ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप आ जाते हैं कौन सा क्या है, ब्लैक फेस है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम कहते हैं फंडिक, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक, इस पार्ट को कहते हैं बॉडी, इस पार्ट को कहते हैं क्या, पाइलोरिक। फंडिक पार्ट सबसे ऊपर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। फंडिक पार्ट डायफ्राम के करीब रहता है। जो हमारा जो एसोफेगस होता है वो किस में ओपन होता है, वो होता है कार्डियक पार्ट में। ये देख रहे हो, कार्डियक पार्ट में एसोफेगस ओपन हो रहा है, एसोफेगस ओपन हो रहा है कार्डियक पार्ट में। बाकी जो पूरा एरिया है वो बॉडी के अंदर आता है। और जो ड्यूडेनम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाइलोरिक से। यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है। ठीक है, 2 स्फिंक्टर रहते हैं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर रहता है उससे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो भी चीज़ गैस्ट्रिक से नाम होगा, गैस्ट्रिक के बारे में अगर गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक ऐसा कुछ भी अगर टर्म है तो आप समझ लेना वहाँ पर स्टोमक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक अगर ऐसा जहाँ भी टर्म है तो आप समझ लेना वहाँ पर जो है स्टोमक के बारे में बात हो रहा है। इसके बाद भी गैस्ट्रिक टर्म आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो, यहाँ ये सब जब टर्म जहाँ भी आएगा समझ लेना हमारा स्टोमक के बारे में बात हो रहा है। ये टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी का, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों कहते हैं,
पहले तो गैस्ट्रो यानी कि जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक या स्टोमक के बारे में हो रहा है। इसोफेजियल यानी कि इसोफेगस, दोनों के बीच में ये देखो ये एसोफेगस आ रहा है और ये स्टोमक है, तो इसीलिए इसको गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, दोनों के बीच में। इसमें जो पाइलोरिक क्यों कहते हैं इसको पाइलोरिक इसलिए कहते हैं। पाइलोरिक क्या इसलिए क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर तो इसका नाम ही है, ये पाइलोरस में है इसलिए इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना। एक बात नहीं छोड़ो, वो नहीं बताते क्योंकि वो बताने से गड़बड़ हो जाएगा अभी। ठीक है, बाद में बताएंगे वो। चलो ये देखो, कार्डियक जो है वो नियरेस्ट पार्ट होता है डायफ्राम का। जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने लिख दिया। फंडिक कार्डियक पार्ट जो होता है वो एसोफेगस वहाँ पर ओपन होता है। पाइलोरिक पार्ट से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक पार्ट से नहीं, पाइलोरिक पार्ट के बाद में से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कल होगा। दोनों तरह के स्फिंक्टर रहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, जैसे कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे हैं। बिटवीन एसोफेगस एंड कार्डियक के बीच में रहता है, यानी कि कार्डियक पार्ट, स्टोमक का जो कार्डियक पार्ट है उसके बीच में। उसके बाद आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो पाइलोरस एंड ड्यूडेनम के बीच में वो रहता है, इसीलिए उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसीलिए नहीं, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच में रहता है। ठीक, अब आपको हम क्या दिखाते हैं वो जो है हमारे पास पिक्चर कहाँ पर गया, ये देखो, ये पिक्चर आता क्यों नहीं, ये आ गया। हाँ समझ गया। चलो ये देख रहे हो, यहाँ पर पहले से मार्किंग है, एनसीईआरटी पे ये किया है। ठीक है, एनसीईआरटी का गिवन है ये, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। पहले जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हो गया फंडस। इम्पोर्टेंट है इसीलिए लेकर आए हो, वैसे नहीं लेकर आता ना, इम्पोर्टेंट है इसीलिए लेकर आए हो। चलो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है कार्डियक। ठीक है, ये इसका ये है कार्डियक। ये जो है ये सबसे बड़ा पार्ट जो है, यानी कि ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा पूरा, इसको कहते हैं बॉडी। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक। इस पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक। ये तो हमारा इसोफिगस है और ये हमारा ड्यूडेनम है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम है, यानी कि ड्यूडेनम का पहला भाग है ये पूरा। तो ड्यूडेनम तो नहीं, शायद सही लिखा मैंने, स्पेलिंग लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था ना, कुछ ऐसा स्पेलिंग आ जाता है। ये ड्यूडेनम है, सबसे ऊपर जो है ये फंडस है, उसके बाद कार्डियक है, उसके बाद बॉडी, उसके बाद पाइलोरिक और ये इसोफेगस। यहाँ पर डायफ्राम रहेगा। ठीक है, ये नहीं दिखाया गया है लेकिन यहाँ पर डायफ्राम रहेगा। ये देख लो ऐसा रहता है, ये देखो मैं जहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोमक है। उसके बगल में ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना सा नहीं, ये लगभग इतना पोर्शन, ये क्या है, लीवर है। ये देखो लीवर का दो भाग होता है ना, बहुत इसका जो रीजनरेशन कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है। इसके यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक डायफ्राम रहता है, डायफ्राम से ये अलग रहता है। उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देखो, ये जो है ये एसोफेगस है, एसोफेगस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो डायफ्राम को क्रॉस कर रहे हैं। अगर शायद आप और भी गौर से देखो तो यहाँ पर ये देखो एक लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, लंग्स है, ये हार्ट है। ये हार्ट थोड़ा सा नीचे हो गया शायद, लेकिन ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। तो ऐसा बात है, थोड़ा सा ये जो है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसलिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही, लेकिन अगर कलरफुल अगर पिक्चर रहेगा, कलर पिक्चर होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कल कलर पिक्चर लाने की, तो फिर इजी हो जाएगा सारा कुछ समझना। ठीक है, तो चलो और आप देखते हैं क्या हमारा जो दूसरा हमने पढ़ा है, समझ गए, स्टोमक के बारे में समझ गए, स्फिंक्टर समझ गए, और कुछ नहीं है स्टोमक में।
अब जो है स्टोमक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर। पहले तो एम्प्टी स्टोमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक यानी कि खाली स्टोमक, आपने खाना अभी तक नहीं खाया तो तभी आपके स्टोमक का जो शेप है वो जे शेप्ड होगा। जे शेप्ड याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। रुगे देखने को मिलता है। रुगे क्या है, फोल्ड ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकोसा का एक लेयर होता है। बाद में बताता हूँ क्या किसका लेयर है, क्या काम है उसका। म्यूकोसा का एक लेयर है जिसको हम रुगे कहते हैं। लेयर नहीं, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा, जो कि एक लेयर है, उस लेयर के फोल्ड जो होते हैं उसको हम रुगे कहते हैं, ठीक है। चलो, कितने टाइप्स को सेल देखने को मिलते हैं, कहाँ पर बात किया है देखने को मिलने के बारे में, स्टोमक में। स्टोमक में कितने टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। पहले तो मिलते हैं हमारे पास म्यूकोसा नेक सेल। म्यूकोसा नेक सेल क्या है, ये फॉर्म करते हैं म्यूकस। स्टोमक के अंदर क्या लेता है, HCl रहता है। HCl एक एसिड है। अगर वो एसिड है तो सब कुछ जो है वो तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर शरीर के अंदर अगर एसिड है स्टोमक के अंदर तो स्टोमक को तो पिघला देगा, ऐसा कुछ अब कह सकते हो। लेकिन फिर भी हमारा स्टोमक जो है सही सलामत रहता है। कैसे रहता है, स्टोमक के आसपास एक म्यूकस का लेयर होता है, ठीक है। म्यूकस का वो लेयर जो है स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर म्यूकस नेक सेल नहीं रहेंगे या फिर म्यूकस का लेयर अगर नहीं रहेगा स्टोमक में तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पता है क्या होगा। उसके बाद आता है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। इन दोनों से एक ही नाम है, याद रखना। वेरी वेरी, ये जो पूरा टॉपिक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर साल आता है, दोनों जो है पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, यहाँ से दो चीज़ पाया जाता है। एक तो HCl यहाँ से ही प्रोड्यूस होता है और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दो चीज़ें, एक है HCl और दो है कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर किस में हेल्प करता है, B12, विटामिन B12 जो होता है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर काम आता है। तो अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन में अगर पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल अगर एब्सेंट होंगे तो किस में दिक्कत आएगी, तो उसमें दिक्कत आएगी कि एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वो सेल नहीं रहेंगे तो कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होंगे, और अगर ये नहीं प्रोड्यूस हुए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। विटामिन B12 हीमोग्लोबिन, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड जो सेल है RBC है, RBC का मैचुरेशन में ये हेल्प करता है। विटामिन B12 RBC का मैचुरेशन में विटामिन B12 हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ भी दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। अगर मैचुरेशन नहीं होगा तो RBC का क्या होगा, सेल अलग हो जाएगा। नॉर्मल जो शेप होता है ना RBC का, उससे शेप अलग हो जाएगा। RBC का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है RBC का शेप, तो अलग हो जाएगा। अगर अलग हो जाएगा तो फैगोसाइटोसिस को ख़त्म करने में लग जाएंगे। फैगोसाइटोसिस अटैक कर देंगे, खुद के RBC पे ऊपर ही फैगोसाइटोसिस अटैक कर देंगे, तब हमारा एनीमिया हो सकता है हमको, ठीक है। चलो समझ गए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये नहीं होने से। चलो अब आ जाते हैं चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। इसका 3 नाम है अलग अलग, ठीक है। तीन ही एक ही है, लेकिन इसका नाम 3 है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल, याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। तीनों चीज़ पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोटीन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पहले ही बोला था, गैस्ट्रिक हुआ जहाँ पे भी आए तो समझ लेना स्टोमक के बारे में बात हो रहा है। पेप्सिनोजन, प्रोरैनिन, ये देखो जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे ध्यान रखना, PRORENIN, प्रोरैनिन, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ध्यान से सुनना, स्पेलिंग को देखना ध्यान से। इस स्पेलिंग पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, स्पेलिंग पे भी क्वेश्चन आया है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। NCERT को एक बार रीडिंग की लेकिन पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरे नोट्स
याद करना, कॉपी में लिखना, और एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग ज़रूर पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ तो ऐसा बात होगा ना। मेरे एनसीईआरटी पे, मेरे नोट्स पे एनसीईआरटी का हर एक लाइन है, मैं इसका 100% आपको मैं कह सकता हूँ, सारा लाइन है एनसीईआरटी का। लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार पढ़ना। पेप्सिनोजेन आता है, प्रोरानिन आता है, गैस्ट्रिक लाइपेज आता है। इसमें से पेप्सिनोजेन और प्रोरानिन जो है वो इनएक्टिव है। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे कि वो जो बैसिलस thuringiensis का जो जीन होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव रहता है। जब वो किसी इंसेक्ट के अंदर चला जाता है तो एक्टिव हो जाता है। वैसे ही पेप्सिनोजेन और प्रोरानिन इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको एक्टिव कौन करता है? उसको एक्टिव करता है HCl। देखोगे आप, देखो देखो देखो, ये देखो। पेप्सिनोजेन पहले इनएक्टिव था, उसमें HCl आया। HCl किसने दिया? HCl बनाया पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल ने HCl बनाया है। उसी HCl से पेप्सिनोजेन एक्टिव में कन्वर्ट हो गया पेप्सिन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में, HCl से वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिन। उसी तरह से प्रोरेनिन एक इनएक्टिव फॉर्म था, HCl से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम क्या हुआ? रेनिन। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, प्रोरेनिन से रेनिन, ठीक है, याद रखना। धीरे धीरे पढ़ा रहूँ इसीलिए, ताकि आपका जो है, आपको भी ये सारा कुछ आपका भी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे पढ़। और मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। सभी आपको एनसीईआरटी का बाहर से भी पढ़ाएंगे, अंदर से भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ मिक्स करके देंगे वो आप लोग को। फिर आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़वा रहा हूँ। और बाहर का जो जो कुछ लाइन आपको बताने की ज़रूरत है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, वो सारे टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। टेंशन मत लेना। स्टोमक जो होता है वो फूड को स्टोर कर सकता है कितने वक्त तक? 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक कोई भी स्टोमक हमारे फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद आता है काइम। काइम क्या है? फूड पर गैस्ट्रिक जूस। फूड ग्राइंड होके बोलस पे कन्वर्ट होके वो स्टोमक के अंदर इसोफेगस से चला गया, ठीक है। स्टोमक के अंदर चला गया। स्टोमक के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस तो होगा। गैस्ट्रिक जूस से वो फूड मिक्स हो गया। जब गैस्ट्रिक जूस से फूड मिक्स होता है तो वो जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइम। याद रहेगा। जब फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं उसे, ठीक है। चलो ये देखो, गैस्ट्रिक जूस के बारे में भी लिखा है यहाँ पर भी। H2O सलाइवा की तरफ H2O रहता है 99.5%, सॉल्यूट रहता है 0.5%। क्या हुआ? H2O जो है वो क्या कितना रहता है? 99.5%, और जो सॉल्यूट रहता है वो कितना रहता है? 0.5%। HCl भी रहता है, और HCl का काम क्या है? ये माइक्रोब्स को किल करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। देखा यहाँ पर, देखा एंजाइम जो है पेप्सिनोजेन प्रोरानिन को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम का एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर के रूप पर काम करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक करते हैं। खुद एसिड है, इसलिए एक एसिड है तो एसिडिक करेगी गैस्ट्रिक जूस को, ये तो कॉमन बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, सोडियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स रहते हैं, देख लिया एंजाइम क्या क्या रहते हैं? पेप्सिनोजेन, प्रोरानिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, सारा एंजाइम रहते हैं। कैस्ट्रॉल इंट्रिंसिक फैक्टर रहते हैं, ये भी पढ़ा है यहाँ पर। कैस्ट्रॉल इंट्रिंसिक फैक्टर यहीं पर रहता है। सारा कुछ पहले ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ दोबारा उसे पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर याद कर लोगे तो फिर यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूकस रहता है, बाइकार्बोनेट्स रहता है, यहाँ पर ही पढ़ लिया बाइकार्बोनेट से, तो हो गया। इजी बात है ना, सारा कुछ सेम है। HCl है, वो तो एसिड क्रिएट करता है, एसिड है वो तो बैक्टीरिया को किल कर देगा, उसीलिए तो उस काम के लिए तो वो वहाँ पर है। पहले ही पढ़ लिया, एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर कन्वर्ट करते हो, तो इसीलिए एंजाइम एक्टिवेटर भी है वो, आगे पहले से ही पता है। गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक भी करेगा, क्योंकि वो तो खुद ही एसिड है, तो एसिडिक करेगा ही दूसरे को, पहले से ही पढ़ा है। अलग से कोई भी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है वही यहाँ पर पढ़ा है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। चलो हाँ,
एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम नहीं, ऐसा ही मिलता जुलता एक डायग्राम है, और वो डायग्राम मैंने यहाँ पर ले भी आया मैं, ये देखो कहाँ पर है, ये देखो, ये देखो, ये डायग्राम मैं ले कर भी आया हूँ, मैं इसे कराऊंगा भी, लेकिन पहले समझने के लिए मैं जो डायग्राम यहाँ पर मैं लाया हूँ उसे पहले देख लो, ठीक है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। आजा आजा आजा, पहले ये डायग्राम देखो। सबसे बाहर एक लेयर है, दिख रहा है, ये सबसे बाहर एक लेयर है, ये जो लेयर है इस लेयर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीरोजा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं हम क्या, सीरोजा। सबसे बाहर वाला लेयर को कहते हैं हम सीरोजा। ये देखो आउटर है, उसके अंदर आता है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, उसके अंदर क्या आता है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, उसके अंदर आता है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के भी अंदर आता है म्यूकोसा, और सबसे ये जो यहाँ पर जो होल टाइप के आपको दिख रहा है इसे कहते हैं ल्यूमेन, सबसे इनर होता है, समझिए। फिर से सुनो, सबसे बाहर का लेयर है सीरोजा, उसके अंदर आता है मास्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके अंदर आता है सब म्यूकोसा, उसके भी अंदर आता है म्यूकोसा, सबसे अंदर जो होता है वो होता है ल्यूमेन, सबसे इनर। यानी कि अगर आपको पूछे सबसे इनर कौन सा है तो लीनर है, ल्यूमेन है, और सबसे बाहर का पूछे तो सीरोजा है, समझ गए। अंदर से बाहर की तरफ बोले तो पहले ल्यूमेन आएगा, फिर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर आएगा मास्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर आएगा सीरोजा। और अंदर से बाहर का पूछेगा तो पहले आएगा सीरोजा, उसके बाद आएगा मास्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद आएगा सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, फिर ल्यूमेन, ठीक है, दोनों ही पता गया। ये देखो जो आउटर लेयर होता है इसोफेगस का उसे कहते हैं ट्यूनिका एडवांटेसिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, सिर्फ याद रखना, ठीक है, याद रखना। अभी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये तो सारा कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और शायद हो सकता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद मैं वहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इसको ख़त्म होने में अभी भी 4-5 दिन है, ठीक है। तो ट्यूनिका एडवांटेसिया कहते हैं कि इसका इसोफेगस का आउटर लेयर को, ठीक है। अब आ जाते हैं मास्कुलरिस एक्सटर्ना के बारे में। जो मास्कुलरिस एक्सटर्ना है ना उसमें भी 2 लेयर देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे देखो, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो समझ लो ये सीरोजा है, ठीक है, ये सीरोजा है, उसके अंदर जो है ये मास्कुलरिस एक्सटर्ना है, ठीक है, ये मास्कुलरिस एक्सटर्ना है, ये सीरोजा है, और ये मास्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। इसके अंदर भी मास्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर भी 2 भाग होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, एक होते हैं सर्कुलर, समझ गए। अगर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के बेसिस में अगर बोले तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाहर आएगा, सर्कुलर इनर आएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सीरोजा के कॉन्टेक्ट में आएगा, और सर्कुलर सबम्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ तो सबम्यूकोसा है ना, यहाँ पर तो सबम्यूकोसा है, बाहर सीरोजा है, उसके अंदर मास्कुलरिस एक्सटर्ना, और उसके अंदर है सबम्यूकोसा। तो जो मास्कुलरिस एक्सटर्ना का जो दो भाग है, पहले लॉन्गिट्यूडिनल है, उसके बाद है सर्कुलर। अगर तो फिर आप अगर बाहर से अंदर आओगे तो कैसे बोलोगे, पहले बाहर से अगर अंदर की तरफ तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सीरोजा, उसके बाद आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आएगा सर्कुलर मास्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद आएगा सबम्यूकोसा, उसके बाद क्या आएगा म्यूकोसा, उसके बाद ल्यूमेन, समझ गए। और अगर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ बोलोगे तो पहले आएगा तो क्या आएगा, पहले आएगा ल्यूमेन, उसके बाद क्या आएगा म्यूकोसा, उसके बाद आएगा सबम्यूकोसा, उसके बाद आएगा सर्कुलर मास्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडिनल मास्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद आएगा सीरोजा। हो गया, समझ गए, चलो ये हुआ। अभी आता है आउटर लेयर, ये तो हो गया इनर लेयर सर्कुलर,
स्टोमक के बारे में। स्टोमक के जो मास्कुलर एक्सटर्नल होता है ना, वो स्पेशल होता है। पहले क्या रहता है, पहला लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, फिर सर्कुलर रहता है, और उसके बाद सबम्यूकस रहता है नॉर्मल केस में। लेकिन स्टोमक के केस में एक ऑब्लिक भी रहता है, ठीक है, एक ऑब्लिक मसल भी रहता है। तो अगर स्टोमक के केस में अगर आप बोलो तो कैसे बोलोगे, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ स्टोमक के केस में। स्टोमक के केस में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे बोलोगे, पहले आएगा ल्यूमेन, उसके बाद आएगा म्यूकोसा, उसके बाद आएगा सबम्यूकोसा, उसके बाद आएगा ऑब्लिक, फिर आएगा सर्कुलर, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आएगा सीरोजा। और स्टोमक के केस में अगर बाहर से अंदर की तरफ बोलोगे, बाहर से अंदर की तरफ, पहले आएगा सीरोजा, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आएगा सर्कुलर, फिर आएगा ऑब्लिक, फिर आएगा सबम्यूकोसा, फिर आएगा म्यूकोसा, फिर आएगा ल्यूमेन। कंप्लीट समझ गए, सारा कुछ समझ गए मैंने जो बोला। ऑब्लिक होता है इनर मोस्ट, ठीक है, इनर मोस्ट यानी कि आउटर, इनर और इनर मोस्ट, यानी कि सर्कुलर के भी अंदर होता है, इसलिए मैंने इनर मोस्ट लिखा। हाँ समझ गए, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उससे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी का जो डायग्राम क्या है। पहले डायग्राम को निकाल लेते हैं। ये देखो, ये डायग्राम कहाँ से होगा, यहाँ से। इसे थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर है, ये क्या होगा, सीरोजा, ये सीरोजा। उसके बाहर ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, ये होगा मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, होगा कि नहीं। ये क्या होगा, सबम्यूकोसा, रुक जाओ थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, सबम्यूकोसा। ये क्या होगा, म्यूकोसा। ये क्या होगा, ल्यूमेन। समझ गया कौन सा क्या होगा, समझ गया। पहले ही मैं आपको बता दिया था, सबसे बाहर सीरोजा, उसके अंदर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके अंदर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, फिर ल्यूमेन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ की, जैसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, इस दोनों में से कौन सा क्या होगा, ये जो है, रुक जाओ, ये बाहर की तरफ है, इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा। नहीं, बाहर की तरफ ये नहीं है, ये बाहर की तरफ है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा। और ये क्या है, अंदर की तरफ है, इसीलिए ये सर्कुलर। अंदर की तरफ है, दोनों को मिलाकर मास्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं। अंदर की तरफ है तो सर्कुलर, जो है अंदर की तरफ ये है, कौन, ये अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है, इसीलिए सर्कुलर। और ये बाहर की तरफ है, इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल। और एकदम इस लेयर को, ये जो यहाँ पर दिखाते, ये जो लेयर है ना, इस ये जो रुक जो थोड़ा सा साइड में आ रहा है, ये जो टाइप का जो लेयर है, एकदम ये बाउंड्री को एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने सीरोजा कहा है, ठीक है, एकदम बाउंड्री को। उसके अंदर का जो है, उसके अंदर आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया लॉन्गिट्यूडिनल, और उसके अंदर वाला यानी कि ये पोर्शन आएगा सर्कुलर। तो चलो बच्चों, सारा कुछ देख लिया। ये देखो किसका था, इसोफेगस ट्रैकिया का डायग्राम था। ये किसका था, माउथ का था, बकल कैविटी, यूवुला, फ्रेनुलम जो है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने दिखा दिया। यहाँ पर जो हिस्टोलॉजी का जो पार्ट था वो दिखा दिया। स्टोमक का जो है सारा पार्ट मैंने करवा दिया। यहाँ पर कैसे रहता है हमारा स्टोमक, कैसे रहता है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इसोफेगस दिखा दिया। ये शायद मुझे पता नहीं, शायद लंग्स होगा, ये शायद, क्या मुझे लंग्स लग रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो लंग्स ही है ना, लंग्स ही तो वहाँ पर रहता है, इसलिए वो लंग्स ही होगा ज़रूर, पता नहीं क्या है, कलर पिक्चर में देखेंगे। ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, पढ़वा दिया। कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखना, कल हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या कुछ, हाँ, इंटेस्टाइन के अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ठीक है। और शायद जो है एक्टिवेटेड का जो और पोर्शन है, जो रिएक्शंस कुछ है, रिएक्शन के मतलब कुछ कन्वर्जन है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में,
शायद वो भी कल मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि परसों तक, यानी कि आज कितना तारीख हुआ, आज शायद, हाँ आज 27 तारीख हुआ, 28 29 29 अगस्त तक आपका जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 13 यानी कि आखिरी दिन जो है इस मंथ का, महीने का, उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 100 से 100 से 110 के आसपास मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। मैंने चूज़ करके रखा है, और उसके बाद जो जो PIQ जो भी आया है वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, 1 सितंबर को। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो।